बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 और आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकरीबन हर साल इस टॉपिक से या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू तो लाजमी आएगा, या ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन क्या आता है? स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। तो डाल्टन लॉ की आप स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और फिर यही एप्लीकेशन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको आप लिखेंगे। स्टूडेंट, डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन और इनके से रेलेवेंट कौन से एमसीक्यू आते हैं, इनसे रेलेवेंट कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम इसको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ में स्टूडेंट मैं आपको ना 4 एप्लीकेशन स्टडी करवाता हूं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। पानी के ऊपर गैसेस को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। बुनियादी चीज जरा समझिएगा, जब हम लेबोरेटरी में गैसेस को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा वास्ता 2 तरह की गैसेस से पड़ता है। सम गैसेस आर हैवियर देन एयर, so they can easily be collected directly in a gas jar. लेकिन वो gases which are lighter than air, they cannot easily collected in the gas jar. तो वो gases जो हवा से हल्की होती हैं, like that of helium है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, these gases are lighter than air, so they must be collected over the water, or you may say they are collected by the displacement of water. कलेक्टेड ओवर द वाटर कह ले या कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कैसे? स्टूडेंट ये देखें, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और HCl का रिएक्शन हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन H2 गैस इज प्रोड्यूस एंड यू नो हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है। हमने इसमें देखा द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस passes through water and collected in a gas jar, जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में बी हाइव शेल्फ के ऊपर हमने रखा। अब ना ये जो हाइड्रोजन गैस जार में कलेक्ट हो रही है, सम वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एवेपोरेट एंड मॉइस्ट द गैस। जब ये जैसे जैसे गैस इसमें फिल होती जाती है वैसे वैसे वाटर जो है उसका लेवल कम होता है। जब ये गैस जार मुकम्मल तौर पर गैस से भर जाएगा, हम इसको सीधा करके रखेंगे। अब ये जो मेरे पास गैस जार आ गया, इस गैस जार में प्योर हाइड्रोजन गैस नहीं है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इस गैस जार में अब वाटर वेपर्स भी है। इट मींस दिस गैस जार हैज अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, आई मीन हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स। अब मैं इस मिक्सचर को कह देता हूं दिस वन इज मॉइस्ट गैस, नमी वाली गैस। अब टोटल प्रेशर ऑफ दिस मॉइस्ट गैस यानी P मॉइस्ट, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। यानी मैं लिख सकता हूं कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ, मैं मिक्सचर को कह रहा हूं मॉइस्ट गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस is equal to partial pressure of hydrogen plus partial pressure of water vapors H2O। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PH2O ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है क्या, और इसकी वैल्यू हम कहां से लेंगे? स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है द partial pressure that water vapor exert, जो वाटर वेपर एक्सर्ट कर रहे हैं at a particular temperature is constant
and is called, very important term, and is called aqueous tension. Aqueous tension. The partial pressure that water vapors exert is a constant. यानी वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और आप इसको एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं. एक्वस टेंशन, मखसूस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू आपको टेबल्स मिल सकती है. ये मेरे पास टेबल है स्टूडेंट. इस टेबल में एक साइड पे टेम्परेचर है और दूसरी साइड पे आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया. यही वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसे मैं पार्शियल प्रेशर कह रहा हूं, इसे मैं एक्वस टेंशन कह रहा हूं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 25, 30, 40, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर. नोट करें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.8 टॉर. याद रखना है, अभी कैलकुलेशन में काम आएगा. तो इसका मतलब हुआ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, जिसे हम एक्वस टेंशन कह रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको लिटरेचर से मिल जाएगी. और अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेना चाहूं तो वेरी सिंपल, आप इसको इधर ले जाएं, उसमें से माइनस करें, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, आई मीन प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, माइनस एक्वस टेंशन, आई मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. मैं आपको एक क्वेश्चन वेरी सिंपल, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, आई मीन P moist, is 758 torr at 25 degree centigrade. Calculate partial pressure of हाइड्रोजन गैस. यानी मैं इसी सेंस में, ये जो अभी आपको एग्जांपल बताई, उसी सेंस में मैं हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जानना चाहता हूं. अब इसमें देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है, यानी पार्शियल प्रेशर, अगर मैं आंसर की तरफ आऊं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हम जानना चाहते हैं. ये हमें टोटल प्रेशर मॉइस्ट गैस दिया गया 758 टॉर. अब हम माइनस करेंगे पार्शियल प्रेशर फॉर वाटर, आई मीन एक्वस टेंशन. और एक्वस टेंशन आप किस पे, टेम्परेचर बता दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, और इसकी वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी, 23.8 टॉर. तो अब आप क्या करेंगे, 758 में से 23.8 इसको माइनस कर देंगे, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वी कैलकुलेट इज रफली 734. इस तरह आप ऐसी गैस विच इज लाइटर देन एयर, जिसको आपने वाटर के ऊपर कलेक्ट किया, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट वाटर से हासिल किया, उस गैस का पार्शियल प्रेशर इस फार्मूले के जरिए, इस कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते. ऑल दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ डाटा. अब हम आगे बढ़ते हैं. मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडाइज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस. वो ऑर्गेनिज्म जो है उस हीट को डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं. अब दो चीजें हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है. एक, फूड का ऑक्सीडाइज होना, वहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर है. ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक. मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. तो इसका मतलब है, और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन जाती है, फूड जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ हीट प्रोड्यूस होती है. दैट इज व्हाई वी से माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब ये ऑक्सीजन कहां तक कैसे पहुंचती है सेल तक? ऑक्सीजन सेल तक हीमोग्लोबिन के जरिए जाती है.
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां से पिक करता है? लंग्स से। इसके बरक्स रेस्पिरेशन के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये ब्लड के जरिए दोबारा लंग्स तक जाती है। इसका मतलब है लंग्स में देयर इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कैसे? स्टूडेंट, ये जो रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस है ना, इसका एक हिस्सा जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जिसे हम सांस लेने का अमल कहते हैं। ब्रीथिंग के दौरान हम हवा को अंदर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, और फिर हम सांस के जरिए हवा को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अगर आप इसमें देखें, ये मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल हमें बता रहा है कि वो हवा जो हम अंदर ले जाते हैं, एयर इन, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21%, और वो हवा जो हम एक्सहेल करते हैं यानी एयर आउट, उसमें ऑक्सीजन जो है वो 16%, 21 से 16%। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो गई। इसके बरक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर इन जो हम हवा अंदर ले जा रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, और वो हवा जिसे हम एक्सहेल कर रहे हैं जो एयर आउट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 4%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वहां पे डिफ्यूज इन हो रही है, ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज आउट हो रही है। ऐसा कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको ना एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट, ब्रीथिंग प्रोसेस को हम इस बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो नेसल कैविटी है, इससे एयर एंटर हुई, फिर ट्रेकिया के जरिए होते ही ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल में आ गई, और ब्रोंक्योल के एंड पे एयर सैक्स होती है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, एंड एल्वियोलाई इज कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब ना हवा के अंदर आने में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो मेन रोल है वो दो चीजें परफॉर्म करती है। एक, हमारी चेस्ट के अंदर जो रिब्स है, रिब्स पसलियां, और इन रिब्स के नीचे करके ना एक मस्कुलर कैविटी है, दिस मस्कुलर कैविटी इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये रिब्स और डायाफ्राम, इनकी वजह से हवा अंदर आती है, इनकी वजह से हवा बाहर जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जब ये डायाफ्राम जरा ऊपर को उठता है, ये लंग्स को पुश करता है, और लंग्स को पुश करने की वजह से हवा जो है वो बाहर को जाती है। और जब ये डायाफ्राम नीचे आएगा, लंग्स पे प्रेशर कम होगा, लंग्स एक्सपेंड करेंगे और हवा इनहेल करेंगे। एक और बात स्टूडेंट, अब ना जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, इस हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है, यानी वो हवा जो हम इनहेल करते हैं, जो सांस के जरिए अंदर ले जा रहे हैं, इस हवा में द पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इज 159 टॉर। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनहेल, द पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टॉर, और जो एयर हमारे लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 116 टॉर। ये दोनों बातें याद रखनी। अब उधर जाके पार्शियल प्रेशर एयर ऑक्सीजन का कम हो गया। क्यों कम हुआ? ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर वेपर्स। अब हुआ क्या, इस डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो है दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड। इसके बरक्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और बाहर पार्शियल प्रेशर कम है। तो इसका मतलब है कि ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट डिफ्यूजेस इनटू द एयर दैट कमिंग आउट। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस, किसकी डिफरेंस? बाहर वाली हवा में और अंदर, उस डिफरेंस की वजह से इन गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द फ्रॉम द ब्लड, एंड ऑक्सीजन दैट डिफ्यूजेस इनटू द। स्टूडेंट, जो मेन बातें आपने याद करनी है रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। दूसरी बात जो आपने याद करनी है कि रेस्पिरेशन का एक हिस्सा जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं,
ब्रीदिंग में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक आपके पास इनहेलेशन जिसमें ऑक्सीजन टेक्स इन या ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, और एक्सेलेशन जिसमें CO2 मूव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक और जो मैं आपसे कह रहा था कि MCQs आपसे अक्सर पूछा जाता है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in air and in lungs, तो हवा के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मैं बार बार कह रहा हूं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 टॉर, ये एग्जाम में ऑप्शन आता है, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स इज 116 टॉर, and this information is according to our book। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यानी इसके बिल्कुल उलट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसको भी ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या कहा कि इन एयर हवा में कम है, कम, और अगर आप इन लंग्स बात करें तो लंग्स में इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हम कर रहे थे। स्टूडेंट, तीसरी जो एप्लीकेशंस है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रीदिंग एट higher altitude, at higher altitude। ब्रीदिंग का मतलब हुआ सांस लेना, और हायर एल्टीट्यूड मीन बुलंदी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट, वो समझने पड़ेंगे। पहली बात, ये मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, आप इसे सी लेवल कह लें, सी लेवल पर प्रेशर ऑफ एयर, हवा का जो दबाव है, प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर, जिसे आप 760 टॉर भी कहते हैं, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन that is 159 टॉर। Our lungs are evolved to breath in this partial pressure। कुदरत ने जो हमारे लंग्स बनाए हैं ना, वो इस पार्शियल प्रेशर वाली ऑक्सीजन उसके साथ एडजस्टेबल, कंपैटिबल, और इतने पार्शियल प्रेशर वाली एयर उसमें से हम आसानी से इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं हवा का प्रेशर कम होता जाता है, यानी अगर यहां पे 760 है, तो अगर आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, यानी अगर आप तकरीबन 8000 फीट ऊपर चले जाएंगे, 8000 फीट, तो फिर यहां पे टोटल प्रेशर ऑफ एयर 1 एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा, और 0.75 एटमॉस्फेयर रह जाएगा। अगर टोटल प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उस हवा को इनहेल करना, उसमें से ऑक्सीजन हासिल करना कदरे मुश्किल हो जाएगा। इट मीन जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर है वो वहां से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होगी। अगर हम मजीद ऊपर जाए स्टूडेंट, अगर हम बढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाएं तकरीबन 25,000 से 40,000 फीट, ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, कमर्शियल एरोप्लेन्स है ना, वो आमतौर पर इस हाइट पर वो फ्लाई कर रहे होते हैं, कमर्शियल एरोप्लेन। तो इस पे जाके जो
प्रेशर ऑफ एयर है वो तकरीबन आधा रह जाता है, तकरीबन आधा, आधे का मतलब 0.50 एटमॉस्फेयर है। और इसमें अगर आप प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे वो भी इसका आधा रह जाएगा, आधे का मतलब है कि रफली 80 टॉर रह जाएगा। और इस ऑक्सीजन में इस हवा में से ऑक्सीजन गेन करना इतने कम प्रेशर वाले, पार्शियल प्रेशर वाले, अगर आप इसमें सांस लेंगे तो पहले तो डिजीनेस, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और अल्टीमेटली अनकॉन्शियसनेस, और अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड कर रहेगा तो इट मे कॉज डेथ। तो इसका मतलब है कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स, एरोप्लेन फ्लाइट्स जो इस हाइट पे मूव करती, उनमें जो पैसेंजर हैं उनको फिर सराउंडिंग नॉर्मल एयर प्रोवाइड नहीं की जाती। उनमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उन एरोप्लेन्स के आगे करके ना जेट इंजन लगे होते हैं। उन जेट इंजन के अंदर हैवी टर्बाइंस लगी होती है। जब एयर उन टर्बाइंस में आती है, वो टर्बाइंस एयर को प्रेशराइज करती हैं, कंप्रेस करती है। जब एयर को कंप्रेस करती जाती है ना, वो हाईली कंप्रेस्ड एयर, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वो पीछे बैक पे छोड़ देती है, और वो जो बड़ा हिस्सा है वो पीछे फिर थर्स्ट प्रोड्यूस करता है। उस थर्स्ट की वजह से जो एरोप्लेन है वो फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन उस हाईली कंप्रेस्ड, उस हाईली प्रेशराइज्ड जो एयर है, उसका कुछ हिस्सा कैबन्स के अंदर थ्रो किया जाता है, जहां पे वो एयर कूल करके जो एग्जिस्टिंग एयर उसके जरिए सर्कुलेट की जाती है। वो जो एयर प्रेस करके, प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके अंदर भेजी जाती है कैबिन के अंदर, उसके अंदर जो प्रेशर है वो नॉर्मल एयर वाला, यानी 159 टॉर वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसको मेंटेन किया। और उसी पार्शियल प्रेशर 159 टॉर पार्शियल प्रेशर वाली जो एयर है, उसमें जब आप सांस लेंगे यू फील कंफर्टेबल। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एरोप्लेन जब हाइट पे मूव करते हैं तो इनके कैबिन के अंदर कंप्रेस्ड एयर, आई मीन प्रेशराइज्ड एयर, उसको थ्रो किया जाता है, और वो प्रेशराइज्ड एयर सेटिस्फाइड लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसी तरह आप एक और भी बात याद रखना कि जैसे जैसे मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना, तो प्रेशर कम होता है, पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाता है ऑक्सीजन। जैसे आप मरी हिल्स पे जाएं, मरी हिल्स पे प्रेशर ऑफ एयर कम होके 700 टॉर हो जाता है, 760 से, ये मरी हिल्स की बात कर रहा हूं, मरी हिल्स। तो अगर वहां पे प्रेशर एयर का कम होता है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी लेस देन 150 इस पे चला जाए, और इसमें भी सांस लेना मुश्किल है, जिसकी वजह से लंबे लंबे सांस लेने पर। अगर हम मजीद ऊपर जाएं यहां पे, यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाएं, वहां पे प्रेशर ऑफ एयर और कम हो जाता है, 323 टॉर, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है। आप इसका 21% निकाल दो। इसका मतलब है कि जो माउंटेनियर्स हैं, जो कोहपैमा हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना। ये था ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड। अब इसके बरक्स ब्रीदिंग इन डीप सी वाटर, ये उसके। अब स्टूडेंट ये है, दिस वन इज द सरफेस ऑफ वाटर। अगर कोई स्विमर सरफेस ऑफ वाटर पे स्विमिंग कर रहा है तो सरफेस ऑफ वाटर पे प्रेशर ऑफ एयर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 760 टॉर, and this air contains partial pressure of oxygen that is equal to 159 torr. No problem for swimmer, no problem for swimmer to breathe, कोई मसला नहीं, नॉर्मल एयर के साथ इन कांटेक्ट है, पार्शियल प्रेशर ये है, वो इजीली जो ब्रीथ। लेकिन अगर हम डीप सी डाइवर जिन्हें हम स्कूबा डाइवर भी कहते हैं, जो डीप सी, जो गहरे पानी में समुद्र,
गोता लगा रहे हैं। स्टूडेंट, जब आप ना पानी के अंदर 100 फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस वन इज 30 मीटर। अगर हम पानी के अंदर 100 फीट 30 मीटर की डेप्थ पे जाएं तो यहां पे हवा का प्रेशर 3 गुना ज्यादा हो जाता है। यानी अगर यहां पे 1 एटमॉस्फेयर है तो यहां पे प्रेशर हो जाता है 3 एटमॉस्फेयर। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूं, मैं तो ये कहूंगा कि यहां पे जो डाइवर है वो 3 एटमॉस्फेयर नहीं, ही एक्सपीरियंसेस 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये 4 कैसे हुआ स्टूडेंट? ये 3 एटमॉस्फेयर तो डेप्थ की वजह से हुआ ना, तो 1 एटमॉस्फेयर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो 3 एटमॉस्फेयर ये डेप्थ का और 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है 4 एटमॉस्फेयर। अब जरा कंपैरिजन देखो स्टूडेंट। कंपैरिजन में ये मेरे पास ना दो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, एक एट सरफेस और एक 100 फीट या 30 मीटर इन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब दोनों में फर्क देखें। सरफेस प्रेशर ऑफ एयर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और उधर आप देखेंगे द प्रेशर ऑफ एयर इज 4 एटमॉस्फेयर। अब 4 गुना बढ़ गया। अब दूसरी बात, ये जो है सरफेस, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 टॉ और उसमें 4 टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम में देखेंगे, ये जो ब्लू डॉट्स हैं दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और जो रेड हैं दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप उधर देखेंगे 100 फीट डेप्थ या 30 मीटर डेप्थ पे जाकर लंग्स के अंदर जो ना सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई बल्कि नाइट्रोजन की मिकदार। अब ये जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे आर फैटल। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक खास लेवल से और इससे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और डिजीज कॉल्ड ऑक्सीजन टॉक्सिटी दैट कॉजेस। इसी तरह नाइट्रोजन इट इज इजीली ब्लड डिफ्यूजेबल, आसानी से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे भी बढ़ जाए तो एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन नॉर्कोस, तो वो काज करती है। इसका मतलब ये है कि हम 30 मीटर या 100 फीट डेप्थ पे जो हम स्कूबा डाइवर्स को गैस सप्लाई करेंगे वो नॉर्मल एयर सप्लाई नहीं कर सकते, हम मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस सप्लाई करते हैं, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड हेलियोक्स, HALIOX। Actually, heliox is a mixture of 2 gases. It contains helium and the oxygen. अब यहां एक बड़ी अहम बात है स्टूडेंट, ये जो हेलियोक्स हमने स्कूबा डाइवर की बैक पे वो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हेलियोक्स को हम फिल करते हैं। अब वो जो सिलेंडर का रेगुलेटर है वो सारी के सारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं। अब आपने ज़हन में रखना है कि यहां पे इसे चाहिए 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी 4 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर लेंगे 4 एटमॉस्फेयर, और 4 एटमॉस्फेयर में जो हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एडजस्ट करना है ना, वो रफली 150 to 160 के बीच में आए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे कि इस 4 एटमॉस्फेयर में द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 150 to 160, इस टॉर इसके सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑक्सीजन लेंगे 4%। तो जब हम ऑक्सीजन को 4% लेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 152 टॉर। इसी तरह स्टूडेंट, अगर यही स्कूबा डाइवर 30 मीटर की बजाय 100 मीटर नीचे जाए और नीचे जाए, तो जितना ये नीचे से नीचे जाता जाएगा उतना प्रेशर ऑफ एयर बढ़ता जाएगा। 100 फीट पे जाकर 100 मीटर पे जाकर अब द टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर,
इसका मतलब है अब आपने जो हेलियोक्साइमिन मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उसका टोटल प्रेशर वो तो 10 एटमॉस्फेयर हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 150 टू 160 इसकी रेंज में एडजस्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी 2% और आपको हीलियम लेनी पड़ेगी 98%। इसका मतलब है कि स्कूबा डाइवर के जो टैंक है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर, अब इनकी प्रोपोर्शन क्या रखनी है यह डिपेंड करता है कि स्कूबा डाइवर किस डेप्थ पे जा रहा। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको कंसेप्चुअली इन चीजों को समझाया जाए। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उस पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इन चारों एप्लीकेशन से रेलेवेंट, वो कुछ ज्यादा नहीं है, वो आसान है। मैंने आपको कंसेप्चुअली और डेप्थ के साथ समझाया ताकि आप इन तमाम जो एप्लीकेशंस है जो एवरीडे लाइफ में जिनका तल्लुक डाल्टन लॉ से, इसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हुनर में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफीक दे, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम।